हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आ जाइए आप सभी क्लास में। आज की क्लास में हम यूनिट 8 हिंदी नाटक का PYQ सॉल्व करने वाले हैं। 2022 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के। ठीक है, तो आप लोग पूरे प्रश्न को ज़रूर सॉल्व करिएगा, कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, और पिछले क्लास भी आप लोगों ने देख लिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। ठीक है, हिंदी कविता, हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी, इन तीनों टॉपिक से जो है मैंने PYQ सॉल्व कराया है 2022 से लेकर 2023 तक का, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों का। ठीक है, तो आप लोग ये सारी क्लासेस देख लीजिएगा। नए पैटर्न पे सभी प्रश्न हैं 2022 और 23 में, आप सभी को पता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी क्लासेस आप सभी के लिए। ठीक है, बहुत ही हेल्प करने वाला है आपके पेपर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं, रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न है, जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है? ऑप्शन ए देखते हैं। यहाँ नग्न, साधारण, विशिष्ट, असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। ऑप्शन बी है, यहाँ नग्न, साधारण, विशिष्ट हो जाती है, या यहाँ सामंती मूल्य अक्षुण्ण रहते हैं, या राजतंत्र में मूल्य व्यवस्थाएं अपरिवर्तनीय होती हैं। इनमें से राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? तो आप सभी को जो है राइट आंसर पता चल गया होगा पढ़ के ही, है ना। नाटक आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ नग्न, साधारण, विशिष्ट, असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन कौन है? आपको बताना इनमें से द्रोणाचार्य नाटक से जो है द्रोणाचार्य का कथन कौन कौन सा है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। एक और द्रोणाचार्य नाटक का प्रकाशन वर्ष 1977 है, ध्यान रखेंगे। शंकर शेष की रचना नाटक है ये, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, एक दिन भूखे मेरे सिद्धांत में बड़ी हो गई, एक दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। ए और बी सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ए और बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? निबंधकार, निबंध से प्रश्न यहाँ पे आ गया है, कोई बात नहीं, है ना, हो सकता है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, बता दीजिए इसका भी राइट आंसर। नेक्स्ट वीडियो निबंध पे ही होगा। इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? ठीक है, घबराना नहीं है, ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ये गलती से आ गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा कुबेरनाथ राय। ठीक है, कुबेरनाथ राय, बाकी सभी जो है माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र और अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन था, ठीक है, घबराना नहीं है। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम कूट देखेंगे मिलान, फिर हम सबसे पहले जो है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। ठीक है, उसके बाद कूट पे जाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रश्न को छोटा करूँगी तो बहुत छोटा हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा आप सभी को। ओके, कथन दिए गए हैं यहाँ पे, देखते हैं। विदुर का यहाँ पे कथन हो जाएगा, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। ठीक है, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, विदुर का कथन है। ठीक है, गांधारी का कथन यहाँ पे हो जाएगा, पत्थर की खानों से मड़ियाँ निकलती हैं, बाधा मत डालो। ठीक है, ये गांधारी का कथन है। अब देखते हैं अश्वत्थामा का कौन सा कथन है। अश्वत्थामा का हो जाएगा दूसरा, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न के पिता की पाप हत्या का। ठीक है, तो ये अश्वत्थामा का कथन हो गया। उसके बाद आप संजय का देखते हैं, तो संजय का कथन हो जाएगा तीसरा, अंधों को सत्य दिखाने में क्या, मुझको भी अंधा ही होना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं, पहले हो जाएगा 4-1
4 1 2 3 है ना, 4 1 2 3। अब देखते हैं कूट में, 4 1 2 3। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, 4 1 2 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वह मृतप्राय और प्रव्रजित था। ऑप्शन बी है, वह परम स्त्रीगामी था, या वह जीवन से उदासीन था। ऑप्शन डी है, यह गौरव से नष्ट वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? ध्रुव स्वामिनी नाटक से यहाँ पे जो है प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? यहाँ पे जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक का जो है कथन दिया गया है। ये कथन जो है किस आलोचक का है? ध्यान रखेंगे, यह कथन जो है बच्चन सिंह का है। ठीक है, बच्चन सिंह का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। थोड़ा और छोटा कर देती हूँ इसको मैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? अब आप लोग बताइए, यहाँ पे जो है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? बकरी नाटक कब का है? 1974 है ना, 1974 में है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में है। ठीक है, 1981 में है कबीरा खड़ा बाजार में, भीष्म साहनी का नाटक है। और बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, मादा कैक्टस नाटक जो है लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है ये, है ना। ये हो जाएगा 1959। कोराणक हो जाएगा 1951 यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से मिलान कर सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन आप लोग कर लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा DCAB। ठीक है, पहले डी होगा, DCA और B। देखते हैं ऑप्शन सी DCAB। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे अब। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा रचना जो है, कौन सा नाटक जो है भारतेंदु का अनुदित नाटक नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। प्रकाशन वर्ष भी आप लोग जानते रहिएगा। विद्या सुंदर नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1868। ठीक है, 1868 विद्या सुंदर है। पाखंड विडंबना 1872 है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 1868। ठीक है, रिवाइज हो जाएगा भाई, एक बार जो है आप लोग रिवाइज कर लीजिए। पाखंड विडंबना 1872। ठीक है, सत्य हरिश्चंद्र 75 में है, 1875। ठीक है, सती प्रताप 1883। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुदित रचना जो है, अनुदित रचना कह लीजिए या नाटक कह लीजिए, इनमें से कौन सा नहीं है? तो सती प्रताप। ठीक है, सती प्रताप नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा। सती प्रताप नाटक जो है इनका मौलिक नाटक है। ठीक है, मौलिक और पौराणिक नाटक है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है इनकी अनुदित नाटक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, प्रश्न है, निम्नलिखित में से देवसेना के कथन हैं। यहाँ पे जो है देवसेना का कथन दिया गया है। अब आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए देवसेना किस नाटक के पात्र है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है, विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं,
वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। ऑप्शन बी है पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। बिजिया आकाश के सुंदर नक्षत्र आँखों से केवल देखे ही जाते हैं। ऑप्शन सी है नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु वह वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने से पहले, धोखे की टट्टी। ऑप्शन डी है ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन देवसेना का है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, देवसेना का कथन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। अभी आपको 2022 में देखने को मिल रहा है। प्रीवियस ईयर 2017 का आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, वहाँ भी पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया है। तो देवसेना का जो कथन है जो भी है आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बी यहाँ पे सही जवाब होगा और सी, बी और सी दोनों सही है, दोनों कथन देवसेना का है। ठीक है, बी सी देखेंगे, ऑप्शन सी, बी और सी। ठीक, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है अंधा युग के अंकों के नाम बताना है आपको। अंधा युग नाटक के यहाँ पे अंक दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से कौन कौन सा अंकों का नाम जो है अंधा युग का है। ठीक है, मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम है ना, मेरे गले में प्रॉब्लम रहती है, तो थोड़ा सा आवाज़ चेंज हो गया होगा, आप लोग बुरा मत मानिएगा। ठीक है, अंधा युग नाटक का सभी अंकों का मैं नाम बताती हूँ आप सभी को। ठीक है, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं तो ध्यान रखिएगा, 5 अंक हैं। ठीक है, 5 अंक हैं। पहले अंक का नाम है, मैं लिख नहीं सकती, मैं बता दे रही हूँ आप सभी को, ध्यान रखेंगे, रिवाइज हो जाएगा। पहले अंक का नाम है कौरव नगरी। ठीक है, कौरव नगरी, पशु का उदय, तीसरा है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, उसके बाद चौथा हो जाएगा गांधारी का श्राप, और 5वां विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ठीक है, मैंने बता दिया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि कौरव नगरी सिर्फ होता तो यही राइट आंसर होगा। कौरव नगरी का विनाश दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब होगा यहाँ पे सी और डी। ठीक है, पशु का उदय और गांधारी का शाप, ये दोनों गलत हैं, तो सी और डी देखते हैं। ऑप्शन डी, सी और डी राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। ये तो आप सभी को पता होगा, है ना, जयशंकर प्रसाद के नाटक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। कामना नाटक का प्रकाशन वर्ष है, ध्यान रखेंगे 1927 है प्रकाशन वर्ष। ठीक है, राजश्री 1915। ठीक है, विशाख कब का है, 21 में है ना, बताइएगा आप लोग, 21 में है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और प्रायश्चित हो जाएगा 13। अगर आप लोग सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की सीरीज़ से जो मैंने सीरीज पूरा क्लासेज मैंने लिया है, उन क्लासेस को अगर आपने देखा है तो वहाँ पे जो है नाटक को मैंने पढ़ाया है, तो पूरा मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक भी बताया है जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को याद हुआ होगा अगर आपने क्लास देखी है तो। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, है ना, टाइम आपके पास ज़्यादा है तो, नहीं तो बस आप लोग रिवाइज़ करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मिलान कर सकते हैं आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बी सी ए, है ना, पहले डी आएगा, उसके बाद बी आएगा, डी बी, उसके बाद सी, फिर ए, डी बी सी ए। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार हैं। ऑप्शन ए है यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता। इनमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से
सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता है। ऑप्शन बी है, यह नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम अलका जी से आग्रह किया कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करें। ऑप्शन सी देखेंगे, इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं किया। ऑप्शन डी देखेंगे, यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की ज़बान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक न लिखा जाता। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विचार जो है लेखक का है। लेखक कौन है बकरी नाटक के? सर्वेश्वर सक्सेना। प्रकाशन वर्ष 1974। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। ठीक है, ए और डी ये दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कथन है लेखक का बकरी नाटक के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं विकल्प में ए और डी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और डी। ठीक है, ये भी जो है सितंबर 2022 द्वितीय पाली में आया था क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इस बार तो अच्छा है ना, एक ही शिफ्ट में सबका पेपर होगा। ठीक है, इसलिए आपका रिजल्ट जो है परसेंटाइल में नहीं आएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है, आप सभी को पता होगा ये बात। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अलग अलग नाटक के जो है यहाँ पे पात्र दिए गए हैं और उनके कथन दिए गए हैं। ठीक है, उनको हम सुमेलित, चलिए देखते हैं। आलस्य, आलस्य का हो जाएगा, दुनिया में हाथ पैर हिलाना अच्छा नहीं। ये पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा, है ना। देवसेना का कथन देखेंगे यहाँ पे। देवसेना का अभी हम सॉल्व करके आ रहे हैं कथन पिछले। ठीक है, पिछले प्रश्नों में मिला था, अब यहाँ पे आपको एक बार और फिर से देखने को मिलेगा। तो ए हो जाएगा, देवसेना का कथन ए हो जाएगा। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। ठीक है, गांधारी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा हो जाएगा गांधारी का। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। अब यहाँ पे भिस्ती का कथन हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। ठीक है, भिस्ती का कथन दूसरा होगा। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी। ठीक है, बकरी नाटक से है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 1 3 2। ठीक है, 4 1 3 2। ठीक है, चलिए देखते हैं कूट में 4 1 3 2 कहाँ पे है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 4 1 3 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विजय तृष्ण का अंत पराभव में होता है। अलछेंद्र राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। यह विचार चंद्रगुप्त नाटक के किस चरित्र का है? यह विचार चंद्रगुप्त के किस चरित्र का है या किस पात्र का है? किस पात्र के चरित्र के बारे में ये कहा गया है? ठीक है, चाणक्य के, दंडनायक का, या चंद्रगुप्त या आजीवक। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दंडनायक। ठीक है, यहाँ पे जो है दंडनायक के चरित्र के बारे में बात की गई है, इसके बारे में ये कथन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है। इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, डायरेक्ट राइट आंसर बता रही हूँ मैं। ठीक है, साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। ठीक है, यही सही जवाब है। ठीक है, साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। क्वेश्चन आप लोग देखते चलेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आपको इससे पता चल रहा होगा ना कि किस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। अभी तो हम 2023 पे पहुंच गए, है ना। आगे देखेंगे, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। ये कथन हम आगे भी पढ़े हैं, देखिए रिपीट हुआ है ना। उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक के किस बात के द्वारा कहा गया है? अब आप बताइए, यह कथन जो है किस पात्र का है ना। मैंने अभी
मैंने आप सभी से कहा भी है कि उस पात्र का जो है कमेंट करके बताइए ये जो कथन है किस पात्र का है ना। तो यहाँ पे आपको पता चल ही गया किस पात्र का है, तो देवसेना का है। ठीक है, आप देख सकते हैं कथन 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, एक बार तो ऐसे ही डायरेक्ट पूछा गया था, यहाँ भी वैसे डायरेक्ट पूछा गया है, एक बार ऐसे मिलान में हुआ था। ठीक है, मिलान में पूछा गया था, 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है। आप लोग जो है यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक के जितने भी टॉपिक हैं सबका रिवाइज कर लीजिए, सबका एक भी नहीं छोड़ना है। ये मत सोचना आप लोग कि इससे प्रश्न नहीं आएगा। अगर वो आपने ये सोच के छोड़ दिया कि इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आएगा तो देख लेना 100% वहीं से आएगा। ठीक है, ऐसा मेरे साथ हो चुका है एक बार, इसलिए मैंने पिछले बार तो मैंने कोई चांस ही नहीं छोड़ा था, पूरा मैंने सबका रिवाइज कर लिया था। ठीक है, और आप लोग इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे भी हो गया आप सभी को पढ़ाते हुए 6-7 महीने हो गए, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है और बस आप लोगों को रिवाइज करना है। फिर भी अगर आप किसी टॉपिक पे आप प्रश्न चाहते हैं कि हाँ उसको मैं रिवाइज कराऊँ, क्वेश्चन अभी ये तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करा के मैं जो है नए प्रश्न इसी पे आधारित जो है नए प्रश्नों को बना करके मैं एक मैराथन क्लास लूँगी। ठीक है, और फिर भी आप इससे अलग भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ज़रूर आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में या तो टेलीग्राम पे बता देना। ठीक है, तो देखेंगे 17 क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिंहरण। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पात्र है सिंहरण चंद्रगुप्त नाटक से। ठीक है, सिंहरण का जो है कथन आता है। अगला प्रश्न है कि काट दीजिए यहाँ पे। श्रीपद बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर कहता है, यहाँ पे होगा खाने की मेज पर बैठकर कहता है, मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ पसीना सुखाता आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ। तुम लोगों से मिलने के लिए जो है मैं न जाने कब से नगर नगर में भटक रहा हूँ और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। तो बहुत अच्छा नाटक है अंजू दीदी, आशा करती हूँ आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा है, तो आप सभी को पता चल गया होगा अंजू दीदी नाटक से यह कथन किसका है, श्रीपद का है। श्रीपद कौन था, अंजू का यानी अंजलि का भाई था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है। जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए श्रद्धा देना जानती हैं आप, इस बकरी को जितना दें उतना कम है। अब आप बताइए यह संवाद बकरी नाटक से किसका है। करमवीर का, सत्यवीर का, दुर्जन सिंह का, सिपाही का। कौन ऐसे उल्लू बनाता है जनता को, भोली भाली जनता, गरीब जनता को जो है उनको लूटने के चक्कर में कौन रहते हैं। है तो ये सारे, लेकिन यह कथन किसका है, यह कथन है सत्यवीर का, है ना, सत्यवीर का कथन है ये। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं। ये सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आंसर मैं बताती हूँ, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 5। ठीक है, कोई भूमि नहीं। आपने आषाढ़ का दिन नाटक पढ़ा है तो मुझे सबसे आसान यही नाटक लगता है, पता नहीं क्यों, संवाद के मामले में। ठीक है, संवाद अगर यहाँ से पूछा जाए, कोई भी संवाद पूछा जाए तो मैं बता सकती हूँ आँख बंद करके कि ये संवाद किसका है। ठीक है, तो आप यहाँ पढ़ के जान जाएंगे। कोई भूमि ऐसी नहीं
अंतर में कोमलता ना हो। ये दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है। आज तक जो है जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे भी बीत जाएगा, अपनी माँ से बोलती है ना। पांचवा हो जाएगा, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त किया है। कौन सी प्रतियां प्राप्त करती है कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप लोग बताएंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है, तो देखते हैं 2, 3, 5। ऑप्शन बी 2, 3, 5 राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे जो है भारत दुर्दशा नाटक के कथन दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। इस नाटक में भारत दुर्देव और उनकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। क्या ये सही है? इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। अच्छा जी। अब तीसरा देखते हैं, भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यवस्थित हृदय की अभिव्यक्ति है। चौथा ऑप्शन है, नाटक के प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है निहचे भारत को अब नाश। ठीक है, ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखेंगे। पांचवा है, इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं क्या? चलिए अब बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा कथन जो है भारत दुर्दशा नाटक से है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 5। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आप लोगों का। 2, 3, 5 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट मैं इसको हटाती हूँ पहले। 2, 3 और 5 ये तो बिल्कुल सही है। इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप में दर्शन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यवस्थित हृदय की अभिव्यक्ति है, ये भी सही है। इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। एक मिनट मैं गलत पढ़ रही हूँ इसको, है ना, ये नहीं सही है। वही मैं सोचूं, पहला तो सही होगा ना, पहला तो बिल्कुल सही है। इस नाटक में भारत दुर्देव और उनकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, एक सही होगा। ठीक है, सॉरी, पहला सही होगा। उसके बाद तीसरा सही होगा, भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यवस्थित हृदय की अभिव्यक्ति है। उसके बाद पाँचवा। ठीक है, 1, 3, 5 सॉरी मैं गलत बता रही थी। 1, 3, 5 बिल्कुल सही है। देखते हैं 1, 3 और 5 ऑप्शन सी। आगे देखेंगे। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, पात्र दिए गए हैं, ये नाटक के पात्र हैं। ठीक है, कौन से नाटक का कौन सा पात्र है ये मिलान करना है। चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र है लीला। ठीक है, लीला आप देखेंगे गौड़ पात्र में आती है। ठीक है, नीला और लीला कल्याणी की सहेलियाँ होती हैं नीला और लीला। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त नाटक के पात्र कल्याणी की जो है सहेलियाँ कौन होती हैं। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। एक नीला रहती है और ये लीला रहती है। ठीक है, ये दोनों रहती हैं। अंजू दीदी नाटक के पात्र कौन है? तो मुन्नी है, ये भी गौड़ पात्र है मुन्नी। ठीक है, बकरी नाटक के पात्र हैं राम। आजकल गौड़ पात्र बहुत पूछ रहा है 2 सालों से, है ना, 2023 से। स्कंदगुप्त जयमाला। सही जवाब हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ठीक है, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 4, 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे संवाद पूछा गया है ना। संवादों को जो है पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो आप इन संवादों को पढ़ के आप बिल्कुल, जब नाटक पढ़े हैं तो आप बहुत आराम से पहचान सकते हैं। ठीक है, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। ठीक है, फिर चूरन यहाँ भी दिया गया है, चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी
हिलाती गाहे बगाहे। ठीक है, तो चना और चना, यहाँ की बात की जा रही है, चना और चना। ठीक है, तो आप इससे जो है मिलान कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे कथन आएगा पहला, यहाँ पे आएगा पहला, दूसरा आएगा। ठीक है, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। ठीक है, पहला कथन ये है, पहला संवाद। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद आएगा चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को मुंह खोले, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से 5वां आएगा चना। ठीक है, फिर चना चना जो है एक जगह आप लोग ऐसे लगाएंगे तो मिलान कर लेंगे आसानी से। ठीक है, फिर 5 हो जाएगा। उसके बाद जब देखेंगे यहाँ पे चूरन, ठीक है, चूरन आए, चूरन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चूरन जब से हिंद में आया। ठीक है, ये तीसरा हो जाएगा। उसके बाद चूरन साहेब लोग जो खाता, 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 1 5 3 4। देखते हैं 2 1 5 3 4। राइट आंसर कहाँ गया यहाँ पे, डी, 2 1 5 3 4। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए कथन, यहाँ पे जो है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, पहले कथन को पढ़ते हैं। कथन 1, सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। नज़ीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। कथन 2 देखेंगे, सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातः काल 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। कथन 1 को पढ़ेंगे, सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। 2 अंक हैं क्या, नहीं ना, तो यहाँ पे 3 अंक हैं। ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो आप पहचान सकते हैं। और यहाँ पे एक तो ये गलती है इसमें, और कृष्णलाल जो है पात्र नहीं है इसमें, बाकी ठीक है। नज़ीर, माहिर अली, चंद्रकला ये तीनों पात्र हैं, कृष्णलाल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये कथन ए जो है यहाँ पे गलत है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। कथन 2 बिल्कुल सही है। ठीक है ना, इस नाटक की कथा जो है प्रातः 9 बजे शुरू होती है और अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि के बीच में बीत जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी है कथन दिए गए हैं। ठीक है, डायरेक्ट कथन पढ़ते हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। कारण देखते हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के अंतिम अंश को आधार मानकर लिखा गया नाटक कौन सा है? शकविजय, पहला राजा, कुराणक, अंधा युग। महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक इनमें से कौन सा है? तो हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अंधा युग। ठीक है, एक अंधा युग नाटक का एक यह भी बड़ी विशेषता है, ध्यान रखेंगे। महाभारत के अंतिम अंश को आधार मानकर जो लिखा गया नाटक अंधा युग है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, शस्त्र प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता, ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है? सभी नाटक रिवाइज कर लेंगे आप लोग। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका पर्णदत्त। ठीक है, पर्णदत्त राइट आंसर होगा। ठीक है, पर्णदत्त जो है स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। ओके,
अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा पात्र जो है चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। तो आप पहचान सकते हैं, जयमाला। जयमाला स्कंदगुप्त नाटक के पात्र है, ठीक है। बाकी एलिस, लीला, नीला ये सभी चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। कल्याणी भी है। आगे देखेंगे, एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। उपयुक्त कथन किसका है। यह कथन जो है किसका है। मैंने अंधायुग नाटक आधे अधूरे अंधायुग कह रही हूँ, आधे अधूरे नाटक पढ़ाया है। वहाँ पे जो है स्टार्टिंग में ही आपको ये जो है आपको मिलेगा। ओम शिवपुरी द्वारा कहा गया कथन है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरी के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले। हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अंजू दीदी नाटक में यह संवाद किसने किससे कहा है। तो ये थोड़ा आसान प्रश्न है। किसने किससे कहा है। अंजलि ने, आप सभी को पता है। अंजू दीदी ने कहा है। किससे कहा। अनिमा से कहा है, ठीक है। अनिमा से, अंजलि दीदी ने अनिमा से कहा है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। नाटक और उनके रंगमंच से संबंधित यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं, उनको हमें जो है पहचानना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो विकल्प ज़्यादा छोटा करूँगी, क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं, तो इतने में ही हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है देखिए, मैं बता देती हूँ, डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। केवल 1, 3, 5 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। देखते हैं। अश्क का नाटक कैद माफ़ी मंचित हुआ, जिसके परिवर्धित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया गया, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सही हो जाएगा तीसरा, प्रसाद का अंतिम नाटक स्कंदगुप्त है। नहीं, तीसरा कैसे सही हो सकता है। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक स्कंदगुप्त कहाँ है। ध्रुव स्वामिनी। एक मिनट आप लोग होल्ड करेंगे। यहाँ पे जो है जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है। यही है ना। लाइव क्लास होती तो मैं आप लोगों से पूछ लेती। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है मेरे से, है ना। मेरे ख्याल से ध्रुव स्वामिनी है। एक बार मैं देख लूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग। 1 मिनट, गलत बताने से अच्छा है कि मैं पहले देख ही लूँ, ठीक है। बस 1 सेकेंड हो गया, बस मिल गया। मैं लेके बैठती नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैं, हाँ देखिए, मैं सही कह रही थी। यहाँ पे 1 मिनट, ध्रुव स्वामिनी ही है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी अंतिम नाटक है। स्कंदगुप्त कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आंसर जो है यही दिया है। यानी मैं कह रही हूँ ना, आपको जो है दृष्टि की जो बुक है उसमें आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। जिनके पास बुक है, दृष्टि की बुक का जो आंसर दिया गया है, कल की क्लास भी मैंने बताया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। बिना मिलान, खुद से जब तक आप मिलान नहीं कर सकते जहाँ पे आपने नोट्स बनाया है, तब तक आप विश्वास मत कीजिएगा। कई जगह मैं यहाँ पे जो है पकड़ चुकी हूँ। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, एक तो सही है, फिर अंतिम नाटक ये नहीं है, ये नहीं होगा। पहला सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं दूसरा, पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा में अत्यंत सार्वजनिक रूप से हुआ है। प्रसाद का अंतिम नाटक स्कंदगुप्त है, ये नहीं होगा। प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी और भुवनेश्वर के नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष में हुआ था। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। दूसरा, चौथा, कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे यहाँ पे ना।
बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। 1 मिनट रुकेंगे आप लोग, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है यहाँ पे। नहीं, पहला सही है, ठीक है, मैंने पढ़ा तो है, पहला सही है, ठीक है। फिर भी अगर गलती होगी मेरे से कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। पहला यहाँ पे सही है, फिर दूसरा भी सही होगा। पुराण कथा और आधुनिक प्रयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा में अत्यंत सार्वजनिक रूप से हुआ, दूसरा भी सही है। और उसके बाद चौथा सही होगा, ठीक है। प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष में प्रकाशित हुआ था। यानी ध्रुव स्वामी का प्रकाशन वर्ष कब है? 1933 है ना, 1933। तो ये ध्यान रखिएगा। प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर का नाटक है, ये भी 33 में ही प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो ये 3 सही है, 1 2 4, ठीक है, 1 2 4 सही है बिल्कुल। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे, सॉरी। चलिए देखते हैं, 1 2 4, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1 2 और 4। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे जो है अंधेर नगरी नाटक के संबंध में जो है यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन है, महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु थे। अंधेर नगरी के पहले अंक का स्थान बाजार है। तीसरा ऑप्शन है, अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष 1881 में हुआ था। इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है। पांचवा ऑप्शन है, इसके 5वें अंक का स्थान शमशान है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो अंधेर नगरी नाटक जो है, इसमें कुल कितने अंक हैं? 6 अंक हैं ना। पहले अंक का नाम है बाह्य प्रांत, दूसरे अंक का नाम है बाजार, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रिवाइज करवा देती हूँ एक बार। पहले अंक का नाम है बाह्य प्रांत, ठीक है। दूसरे अंक का नाम है बाजार, तीसरे अंक का नाम है जंगल, ठीक। और यहाँ पे लिख देती हूँ, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और चौथे अंक का नाम है राजसभा। यहाँ पे लिख देती हूँ पांचवें अंक का नाम है अरण्य, ठीक है, अरण्य। और छठे अंक का नाम है शमशान, छठे अंक का नाम है शमशान गलत लिखा मैंने, ऐसे हुआ शमशान, ठीक है। देख सकते हैं, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अंधेर नगरी में जो कुल 6 अंक हैं, पहले अंक का नाम है बाह्य प्रांत, दूसरे का बाजार, तीसरे का जंगल, चौथे का राजसभा, पांचवें का अरण्य और छठे का शमशान, ठीक है। बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप बता सकते हैं इसमें से कौन कौन सा जो है ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा 1 3 और 4, ठीक है। महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष 1881 में हुआ था, ये भी सही है। और इसके तीसरे अंक का नाम जंगल है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको जंगल, तीसरा स्थान का नाम है जंगल, ठीक है। तो 1 3 और 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 3 4 देखते हैं, ऑप्शन ए 1 3 और 4। अभी अंधेर नगरी के पहले अंक का स्थान बाजार है, इसलिए ये गलत है, बाजार नहीं है। पहले अंक का नाम मैंने बताया बाह्य प्रांत है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया है इसके 5वें अंक का स्थान का नाम जो है शमशान है, नहीं, छठे का है, 6वें का नाम है ये, ठीक है, शमशान, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 3 और 4। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लहि जग सच्चित। यह पंक्ति नाटक के 5वें अंक की है। देख सकते हैं पिछले बार जो पेपर कैसा आया था, ठीक है। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष 1880 में हुआ था। तीसरा है, इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर वन का मध्य भाग है। चौथा देखेंगे ऑप्शन, जागो जागो रे भाई गीत या रोग चैती रोगी में का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया है। पांचवा है,
भारत दूरदर्शन नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक प्रस्तुत करने की संज्ञा दी है। इनमें से जो है कौन सा जो है सही है भारत दूरदर्शन नाटक के संबंध में, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, केवल 2, 4 और 5 सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं। 2, भारत दूरदर्शन नाटक का प्रकाशन वर्ष 80 में है, 1880 बिल्कुल सही है। चौथा सही हो जाएगा, जागो जागो रे भाई गीत को राग चैती गौरी में का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया है, सही है। और 5वां सही हो जाएगा, भारत दूरदर्शन नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रास प्रस्तुत करने की संज्ञा दी है। ठीक है, तो 33 क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा 2, 4 और 5। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंधा युग नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, इसमें युद्ध के उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा व्यक्तित्व का सामूहिक विघटन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसमें जो है तीसरा सही होगा, इस नाटक पर इलियट ने वेस्टलैंड का प्रभाव माना है। ठीक है, उसके बाद इसमें सही होगा 5वां सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5वां सही है, अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्जवल और निर्मल नहीं है। ठीक है, तो 1, 3 और 5 बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पात्र दिए गए हैं, इधर नाटक है और नाटक के पात्र दिए गए हैं। ठीक है, अभी पात्रों से हमने अभी पिछले प्रश्न में भी हमने सॉल्व किया नाटक से, है ना। पात्रों से क्वेश्चन आते हैं, गौड़ पात्र भी ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ आराम से आप लोग मिला सकते हैं। अंजू दीदी नाटक की पात्र हो जाएंगी ओमी, चंद्रगुप्त, लीला, स्कंदगुप्त, जयमाला, द्रोणाचार्य, राजकुमार। राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 सही जवाब है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 पे आएंगे, देखेंगे। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवादों को पहले के बाद में क्रम में लगाइए। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक के आए संवादों को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहला संवाद जो है, दूसरा है, अधिकार सुख कितना मादक और सराहनीय होता है, कार्नेलिया का है ना। सबसे पहला संवाद ये आएगा, उसके बाद चौथा आएगा। ठीक है, राष्ट्रनीति दार्शनिक और कल्पना का लोक नहीं है। ठीक है, यह कथन किसका है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। ठीक है, राष्ट्रनीति और दार्शनिकता से आप समझ सकते हैं किसका कथन है। तो ठीक है, पहले आएगा 2, उसके बाद आएगा 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा कथन आएगा, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं हैं, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। ठीक है, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद आएगा पहला, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, पहला आएगा। फिर 5वां आएगा लास्ट में, पुरुष है कुतूहल का प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। ठीक है, 5वां आएगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1, 5। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, 2, 4, 3, 1, 5। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। नीचे दिए गए कथन पे, यहाँ पे जो है कथन दिए गए हैं, सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। सिंदूर की होली नाटक की दुखांत परिणति हमें नाटक में आई परिस्थितियों तथा जघन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है और विचारों में डुबो देती है। ठीक है, दूसरा कथन है, सिंदूर की होली अद्भुत गहन गंभीर सामान्य से परे नाटक है तथा उसके पात्र अत्यंत सहज हैं और स्वाभाविक मनोवृत्ति की प्रकृति भूमि पर विचरते नजर आते हैं। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ये दोनों कथन सही है। ठीक है ना, सिंदूर की होली के बारे में जो कथन दिए गए हैं, बिल्कुल दोनों कथन सही हैं, यानी कि कथन ए और कथन 2 बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। ठीक है, तो ये रहे सारे प्रश्न। टोटल जो है 36 कह लीजिए, क्योंकि एक तो निबंध से प्रश्न आ गया था। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। आशा करती हूँ आप सभी को प्रश्न जो है समझ में आया होगा अच्छे से, कि किस तरीके से जो है प्रश्न पूछा जा रहा है, कितना डीप पूछा जा रहा है।
तो आप लोग रिवाइज़ ज़रूर करिएगा। अब नया पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसी को रिवाइज़ करिए, ठीक है। और यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक का विश्वास रखिए, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक का, ठीक है। और यूनिट 2 में ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए सॉरी, अब तो हो गया क्वेश्चन पूरा, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक कर देंगे, और एक छोटा सा कमेंट भी करेंगे, ठीक है। जो भी आप लोग मुझे मानते हैं, दोस्त, दीदी, छोटी बहन, जो भी मानते हैं, ठीक है। ये समझकर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।